हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने इंटेलिजेंस का चैप्टर शुरू किया था, उसके कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन और करके देखेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन आज और करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? ठीक है, हमने आईक्यू का चैप्टर पूरा है वो कंप्लीट कर लिया है। स्टर्न और बीने ने शुरुआत में मिलकर काम किया था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में टर्मन ने उनमें कुछ चेंज करके, ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। आज टर्मन के फॉर्मूले से ही हम आईक्यू निकालते हैं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा टर्मन। बीने और स्टर्न ने शुरुआत की थी, ठीक है, जन्मदाता तो टर्मन है, क्योंकि आज के संदर्भ में देखें तो हम टर्मन वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस हिसाब से आईक्यू निकालते हैं। ये बिहार टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है बुद्धि क्या है, यानी इंटेलिजेंस क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, एक अंगीकार करने की क्षमता है, एक सीखने की क्षमता है, या ये सभी है? तो हमें पता है इंटेलिजेंस है जिसमें भी बुद्धि है, वो उसमें एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, वो कुछ भी सीखने के लिए रेडी होता है, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और एक सीखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। वो बुद्धि ही डिसाइड करती है कि एवरेज आईक्यू वाला जो बच्चा है वो एवरेज चीज़ें सीख सकता है, सुपीरियर है वो उससे और भी अच्छी चीज़ें सीख सकता है, और डल है वो सामान्य से कम रह जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। तो ये जे टेट 2011 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कि नहीं है पूछा है कि कौन सा बच्चा है जो बुद्धिमान नहीं हो सकता, ठीक है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें बुद्धि होगी, जिसमें इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, वो उचित तरीके से कम्युनिकेट भी करेगा और फ्लो में बोलेगा भी, और अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, अमूर्त रूप से सोचता रहता है, जिसमें आईक्यू होगा। और वह जो नए परिवेश में सभी को समायोजित कर सकता है, जिसका आईक्यू अच्छा है, एवरेज है या सुपीरियर है, तो वो नए माहौल में अपने आप को कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा है, तो इन्होंने वह जो लंबे ऐसे है, ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ठीक है, ये बुद्धि का लक्षण नहीं है, ठीक है, क्योंकि रटना एक अलग क्रिया होती है, रट कोई भी सकता है, इसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। जिसका अच्छा आईक्यू होता है वो कोई भी चीज़ है उसको समझ कर चलता है, ना कि रट कर चलता है। ये सीटेट 2011 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वो कौन सा वर्ग का बच्चा होगा? हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो एवरेज आईक्यू का बच्चा होगा। और एनसीईआरटी 90 से 109 मानती है, ठीक है, याद रख लेना। तो टर्मन है, टर्मन 110 तक मानते हैं, और एनसीईआरटी है वो 90 से 109 मानती है। एचटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 90 से 110 दे रखा है, तो ऑप्शन में उसके हिसाब से एवरेज बुद्धि होगी, और 90 से 109 होगा वो भी एवरेज होगा। प्रखर बुद्धि नहीं होगा, सुपीरियर, क्योंकि 110 से ज़्यादा होगा, उत्कृष्ट भी नहीं होगा, प्रतिभाशाली भी नहीं होगा। ये अगर तीनों बच्चे हैं, इनका 110 से तीनों का आईक्यू ऊपर होगा। ये यू टेट उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट आगे क्या है? नेक्स्ट है, किसी क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि जो मानव मस्तिष्क है एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। हमने फ्राइड के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। फ्राइड ने बताया था ईड, ईगो, सुपर ईगो और मस्तिष्क को 3 लेयर में बांटा था, ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो फ्राइड का जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ता है, ठीक है। चेतन का है, चेतन मस्तिष्क से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि के सिद्धांत में भी पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम कि क्या बताते हैं फ्राइड। जो मानव का जो मस्तिष्क है एक ये बर्फ़ की बड़ी चट्टान की तरह है जो अधिकांश छुपा रहता है, यानी हमारे सिर के पीछे जो जितना मस्तिष्क है वो छिपा रहता है। आगे का जो चेतन मन है सिर्फ उसे के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ करते हैं वही दिखाई देते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, लेकिन सीटेट में डिटेल में फ्राइड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो सिंपली यहाँ इतना याद रखेंगे कि जो मानव मस्तिष्क को बर्फ़ की चट्टान बताने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है वो फ्राइड है और यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ता है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। कि हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी थिंग पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी। सीधी सीधी बात है, वो हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से जुड़ेगी, लर्निंग से नहीं जुड़ेगी। हम अच्छी लर्निंग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छा IQ होगा। कार्य प्रणाली से भी नहीं जुड़ेगी और तेज दृष्टि का भी यहाँ कोई तुक नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को ठीक है बिना थिंक को देखे हम उसके बारे में अगर थॉट कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं, तो वो योग्यता है, वो कैपेसिटी हमारी बुद्धि कहलाएगी। नेक्स्ट है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, यानी किस चीज़ का एडोलेसेंस के बाद किस चीज़ का विकास अधिक गति से होता है, स्पीडली होता है। यह अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का बिल्कुल ये होता है, तर्क संबंधी योग्यताओं का भी होता है, पठन संबंधी योग्यताओं का भी होता है, लेकिन छात्र में किशोरावस्था के बाद हम बुद्धि से रिलेटेड यहाँ चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो इस चैप्टर में हम बुद्धि के ऑप्शन वाले को चेक करेंगे कि ठीक है पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ इंटेलिजेंस अगर एडोलेसेंस एज का बच्चा है तो वो किसी भी चीज़ पर अमूर्त विचार कर सकता है, तो अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, तर्क संबंधी योग्यताओं का बिल्कुल होगा, लेकिन ये डेवलपमेंट चैप्टर से जुड़ेगा। अगर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंटेलिजेंस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऑल दी अबाव ये सभी ये टिक नहीं करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है ये अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का, ठीक है। फास्टली डेवलपमेंट होता है जब हम इंटेलिजेंस के चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ते हैं तो नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है, ठीक है। हमने गिलफोर्ड का सिद्धांत अभी तक पढ़ा नहीं है। गिलफोर्ड ने क्या किया था, गिलफोर्ड ने थ्री डायमेंशनल थीरीज दी है, ठीक है। 3 आयामी सिद्धांत दिया है। एक बताया है उन्होंने संक्रिया, ठीक है, पहला बताया संक्रिया, दूसरा बताया विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु बताया है दूसरा, और तीसरा बताया है उत्पाद, ठीक है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, पहला 3 डायमेंशनल क्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है, क्रिया भी दिया है, ठीक है, सूचना सामग्री भी दिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु एक ही बात है, उत्पाद है। ये सभी तो 3 डायमेंशनल थीरीज है, जो त्रिआयामी सिद्धांत है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ये सभी, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ें पूछी जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक दिन, ठीक है। गिलफोर्ड है, थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, इनके बारे में भी कैली है, थ्रस्टन है, ठीक है। थ्रस्टन ने प्राथमिक योग्यताओं के विकास का सिद्धांत दिया है। नॉर्मली एक दिन इनके बारे में चर्चा कर लेंगे कई बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, सिर्फ हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का जो बौद्धिक विकास है वो हमेशा क्या होगा, ठीक है। शैशवावस्था का अगर बच्चा है, ठीक है, शैशवावस्था का बच्चा है, शैशवावस्था से जब वो बाल्यावस्था में आएगा तो डेफिनेटली श्योर है कि उसकी जो बौद्धिक विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और इंक्रीज होगा, डे बाय डे मैच्योरिटी आती जाएगी बच्चे में, वो कभी भी उसका लेवल गिरेगा नहीं। जब बच्चा एडोलेसेंस एज में होगा, किशोरावस्था में होगा, तब भी जो उसका मानसिक विकास है, ठीक है, बौद्धिक विकास है, वो हमेशा बढ़ेगा, समान रहेगा, नहीं रहेगा। शैशवावस्था का बच्चा है वो बाल्यावस्था का अलग होगा, किशोरावस्था का अलग होगा, असमान रहेगा बिल्कुल, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे का बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ होता जितना बाल्यावस्था में होता है, और जितना बाल्यावस्था में होता है उतना विकास किशोरावस्था में
नहीं होता, ठीक है, किशोरावस्था में होता है, सॉरी, किशोरावस्था का बच्चा फिर और भी सुपीरियर होता चला जाता है, गिरता रहेगा, बिल्कुल गिरेगा नहीं, गिरने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, ठीक है, बच्चा डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी तो बच्चे का बौद्धिक विकास भी बढ़ता जाएगा, ना कि गिरेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा असमान रहेगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है। हमने पढ़ा है कि जो मानसिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे 110 से कम, ठीक है, ये ज़्यादा डिजिट दे रखी है, 110 से कम है, यानी ये एवरेज बुद्धि वाले बच्चे के आसपास है। 90 से कम है, ठीक है, 90 से कम है तो ये पिछड़े बालक, ज़रूरी नहीं है कि वो पिछड़ा बालक हो। 80 से कम तो 70 से कम, ठीक है। तो जो सबसे कम डिजिट ऑप्शन दे रखा है उसको हम टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट यही है। और 70 से कम वाले जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, 70 से कम वाले IQ के बच्चे होंगे वो पिछड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट यही दे रखी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हम छोटी डिजिट के हिसाब से आंसर करेंगे, ठीक है, ना 80 वाला करेंगे, ना 90 वाला करेंगे, ना 110 वाला करेंगे, ठीक है। और पिछड़ा बालक वही होता है जब हम मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बात करें जिसका IQ सबसे कम होता है, ठीक है। अगर डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है, टर्मन और NCERT की सारणी है वो मैं करवा चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। क्यों करते हैं हम IQ जांच, ठीक है, क्यों करते हैं हम बच्चे का IQ टेस्ट, ये पूछा जा रहा है। क्या उद्देश्य होता है, माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना है, ये उद्देश्य होता है, लेकिन ये छोटा है, यहाँ संकीर्ण मानसिकता सो हो रही है, ठीक है। तो माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चों की क्या सीमाएं हैं, क्या पोटेंशियल है, ठीक है, उनको नॉलेज होता है, ये बताना ज़रूरी नहीं है। छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना, या सभी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि CTET में जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उसी पर टिक करेंगे हम। तो हम IQ टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो छात्रों के जो अनुकूल है वो प्रत्याशा कर सकते हैं हम कि बच्चा ये इसमें इतनी पोटेंशियल है, अगर इसको ये टास्क दे दिया जाए तो बच्चा ये चीज़ कर सकता है, इसलिए हम बच्चे का IQ टेस्ट करते हैं। तो नंबर 2 है ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो प्रमुख उद्देश्य पूछा है, सभी पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन प्रमुख ये होगा छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। तो गिलफोर्ड ने नहीं किया, हम पढ़ चुके हैं, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये इसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है, लेकिन पहले चर्चा की इसने बीने ने दिया था एक कारक सिद्धांत, ठीक है, याद रख लेंगे। और स्पीयरमैन ने भी दिया था फिर 2 कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, इन्होंने बाद में चेंज किया था। लेकिन जहाँ भी एक कारक सिद्धांत की बात आएगी तो हम बीने के साथ जाएंगे। तो बीने एक कारक सिद्धांत देने वाले बीने थे। बीने क्या कहते हैं कि बुद्धि एक ही है, बुद्धि के हम टुकड़े नहीं कर सकते। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी दिया है। पियाजे ने भी बुद्धि पर काम किया है, सबसे पहले पियाजे ही थे बुद्धि पर काम करने वाले। स्किनर का कोई रोल नहीं है बुद्धि में। और थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्होंने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि बताया है, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने 2 कारक सिद्धांत और 1 कारक सिद्धांत दिया है, लेकिन सिंपली 1 कारक सिद्धांत जहाँ पूछा जाए वो बीने के साथ जाएंगे, ठीक है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया, याद रखेंगे, ठीक है, किसी दिन पढ़ेंगे, इनके बारे में भी कॉमन चर्चा करेंगे। बुद्धि लब्धि के संबंध में सूचकांक क्या है, ठीक है, जो IQ है उसके संबंध में क्या सूचकांक है, हम किस चीज़ को मापन करते हैं, मानसिक विकास का मापन करते हैं, मानसिक विकास की दर करते हैं, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का करते हैं, या मानसिक मैच्योरिटी का मापन करते हैं। ये हम IQ इसलिए मापते हैं जो हमारा मानसिक विकास है उसकी रेट हमें पता चले, ठीक है, कि बच्चे की जो रेट है वो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है वो रेट बढ़ रही है या घट रही है, वो चीज़ हम जांचते हैं IQ टेस्ट में, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा मानसिक विकास की दर, ठीक है। किसी भी बुद्धि लब्धि के संबंध में
सूचकांक की बात करें तो हम सेंटर में जो सूचक रखते हैं, इंडेक्स में जो रखते हैं, वो मानसिक विकास की दर रखते हैं। ठीक है, बच्चे की जो स्पीड है, जो आईक्यू है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस स्पीड से हुआ है और कौन सी स्टेज में कितना हुआ है, ये चीज़ हम जांच करते हैं आईक्यू टेस्ट में। तो ये थे कुछ इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटेलिजेंस के चैप्टर के साथ ही और करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।